नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली वाई श्रेणी की सुरक्षा लौटाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। तीरथ सिंह रावत ने सुरक्षा लौटने को लेकर कहा कि मुझे लगता है कि देवभूमि के अंदर सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इसलिए जब से मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बुलेट प्रूफ कार भी हटवा ली थी। इससे जनता पर बोझ पड़ता है, इसलिए उन्होंने सीएम धामी से सुरक्षा वापस लेने का आग्रह किया है। अभी मैंने बुलेट प्रूफ कार हटा दी थी और सुविधाएं कम करने की बात की थी। इस देवभूमि के अंदर आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है और इसलिए मुझे लगा कि ये सुरक्षा मुझे आवश्यकता जरूरत नहीं है उस चीज़ की, इसलिए मुझे लगा है तो मैंने इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इसको वापस कर देना चाहिए। तभी मैंने से भूपेंद्र भंडारी। भूपेंद्र, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी जो वाई श्रेणी की सुरक्षा से वापस लिया जाए, इसके पीछे की वजह क्या रही है? देखिए, तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जो पहाड़ के क्षेत्रों में है, पहाड़ के देवभूमि में है, यहाँ पे इस तरह का अपराध नहीं होता है कि यहाँ पे वायु श्रेणी की सुरक्षा की उनको आवश्यकता पड़े। और इसी को मद्देनजर उन्होंने कहा क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ का शांत वातावरण है, यहाँ किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां ज्यादा नहीं हो पाती हैं। जिस तरीके से मैदानी भागों की अगर हम बात करें वहाँ अधिक होती हैं, लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो यहाँ पे अपराध का ग्राफ बहुत ही कम है। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है नहीं, ये केवल एक अतिरिक्त खर्चा राज्य सरकार पे है, इसलिए उन्होंने वायु सेना की जो सुरक्षा है उसको हटा दिया है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या उनको उनसे अन्य नेताओं को भी सीख लेना चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये केवल मैंने अपनी बात कही है, अगर लोग चाहें तो अन्य जो नेता हैं वो चाहें तो वो भी इस तरह के कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल भूपेंद्र, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि ये जो बेवजह खर्चा होना, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार पूरी कोशिश करती है कि कम खर्चे किए जाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं खतरा हमेशा मंडराता रहता है जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं। तो उन्होंने फिलहाल तो जो सुरक्षा को वापस लेने की बात तो कह दी है, इसको लेकर क्या कुछ कहा है? कोई पत्र उन्होंने जो भेजा था मुख्यमंत्री को, क्या उस पत्र को स्वीकार कर लिया गया है? क्या उनकी इस बात को मान लिया गया है? देखिए, अभी इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो उन्होंने अपने पत्र लिखा है, पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मुझे वायु श्रेणी की जो सुरक्षा है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवभूमि में इस तरह का माहौल है भी नहीं कि यहाँ पे किसी भी तरह से आज तक ऐसी घटना हुई हो या घटित हुई हो। इसी आज तक का जो इतिहास रहा है उत्तराखंड में ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई है, और इसी को देखते हुए उन्होंने अपना पत्र भेजा है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या इस पत्र को स्वीकार किया जाता है नहीं, आने वाले दिनों में ये बात खुल के सामने आएगी। अभी इस तरह का कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या वहां उनका पत्र स्वीकार कर लिया गया है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र भंडारी आपका अधिक जानकारी देने के लिए। सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा में सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों की समस्याओं को सुना। सांसद अजय टम्टा ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र के चारों जनपदों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के 14 विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अभी तक 1200 से अधिक सड़कों का रिकॉर्ड निर्माण कार्य किया गया है। तो वहीं केंद्रीय बजट से राज्य की कई सड़कों का कार्य चल रहा है। 2014 से लेकर 2019 और अभी तक के लगभग 1200 से ज़्यादा पीएमजीएसवाई के कार्यों की स्वीकृति चारों जिलों के 14 विधानसभा के अंदर हुई है। और स्टेट प्लान के अंदर भी हमको बहुत पर्याप्त मात्रा में हमने पैसे की स्वीकृति करके मोटर मार्गों का शुभारंभ किया है। वहीं हमने सीआरएफ के फंड से, जो सेंट्रल का जो फंड है, स्टेट सेक्टर की रोडों को भी बनाने का काम किया। वहीं हमने ऑल वेदर रोड के माध्यम से देश की सबसे बेहतरीन रोड अपनी टनकपुर से लेकर लिपुलेख तक बनाने का काम किया है। तो देखिए, अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। बेहतर सुविधाएं देने पर सरकार का फोकस बताया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है।
विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। बेहतर सुविधा देने की कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। तो सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और व्यवस्थाओं पर पूरा फोकस बनाए हुए है। सुविधाएं बेहतर दी जा रही हैं, इसको लेकर यहां पर टम्टा ने सरकार की तारीफ करते हुए यह बात कही। तो सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सड़क का शिलान्यास के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस विकास कार्यों पर है, सरकार बेहतर सुविधाएं देने पर भी फोकस कर रही है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि बैठक में सभी डिग्री कॉलेजों को खोलने के संबंध में बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को फ्री वाईफाई दिया जाएगा। इस स्कीम को अक्टूबर के आखिरी तक शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो कॉलेज में फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराएगा। जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं और उनमें जो लाखों छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनको वाईफाई फ्री देने का एक निर्णय कर रही हमारी सरकार। आज उसके लिए बैठक थी और 1 अक्टूबर से हमारी जो क्लासें जब शुरू होंगी तो हमारा टारगेट ये है कि अक्टूबर या नवंबर में इस स्कीम को लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए आज बैठक थी, RTDA के साथ भी थी, टेक्निकल एडवाइजर भी बुलाए गए थे हमने। और मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां कि हम अपने लाखों छात्रों को सुविधा देने वाले हैं। कानपुर में कांग्रेस की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांग्रेस राष्ट्रीय महिला महासचिव अनुपमा रावत का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। तो वहीं अनुपमा रावत ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस नेता संजय पाल ने कहा कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने उन पर भरोसा किया और कानपुर से उनको टिकट मिला तो क्षेत्र के 5000 युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। हसन जी जो यहाँ से जिला पंचायत थे, उनके यहाँ कार्यक्रम था आवास में, तो मुझे रास्ते में ही ये पता चला कि गांव के हमारे सभी सम्मानित जनों ने 84 के यहाँ पर आज एक बैठक भी रख दी, क्योंकि सब आपस में मिलना चाहते हैं। तो आज इसी कार्यक्रम में मैं यहाँ पहुँची। दौरे सब जगह के लगा रहे हैं, मसूरी के भी लगा लिए हैं, देहरादून के भी लगाए हैं। कल शाम को हरिद्वार जो शहर है वहाँ पे हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स थी, फिर लक्सर भी लगा, आज खानपुर भी है। तो जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाएगा, मैं पदाधिकारी हूँ, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जहाँ भी मुझे बुलाया जाएगा, जो लोग भी मुझे बड़े उससे बुलाएंगे, मेरा अपना मैं वहाँ जाऊँगी, ये मेरा कर्तव्य है। मैं जो लड़ूंगा सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा, आज की तारीख में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर मुझे मौका मिला तो कम से कम 5 साल में 5000 युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करूंगा। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं इंजीनियर 8000 रुपये पर लग रहा है, जेई 7000 रुपये पर लग रहा है। जब अगर मुझे यहाँ से मौका मिला तो कोई जो भी टेक डिग्री धारक होगा वो 50,000 रुपये से कम नौकरी नहीं लेगा, और जो फैक्ट्रियों में नौकरियां करेंगे, मजदूरी करेंगे, वो भी 25,000 रुपये से कम की नौकरी नहीं करेंगे कानपुर के लोग।
वैसे तो सावन का हर दिन पावन माना जाता है, लेकिन इस पूरे माह पड़ने वाले हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। सोमवार को शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन भी माना जाता है। इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर भगवान शिव की अपार कृपा मिलती है। इससे पहले भगवान शंकर की आरती की जाती है। यह भी माना जाता है कि शिव सावन के पूरे महीने अपनी ससुराल कनखल में ही निवास कर यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण करते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोलेनाथ शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहले श्रद्धालुओं का तांता लगता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम रही है। सावन में विशेष सोमवार के बहुत महत्व है यहाँ पर, और भगवान भोलेनाथ जी ने ये वरदान दिया था दक्षेश्वर महादेव को कि यहाँ पर पूरे सावन वो यहीं पे विराजमान रहेंगे। यही भक्तों की मान्यता है और इसीलिए वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने और भक्ति भाव से यहाँ पर आते हैं और जल अर्पण करते हैं। मानसून दौर में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अब पौड़ी जिला पुलिस ने लोगों और पर्यटकों को नदियों के खतरे के प्रति आगाह करने के लिए एक नायाब तरीका खोजा है। दरअसल पुलिस प्रशासन नदियों के किनारे में खड़े पत्थरों में खतरे की चेतावनी को अपने शब्दों में बयां कर लोगों को जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं और नदियों में ना जाने की अपील की जा रही है। साथ ही नदियों के ऊपर बने पुल पर इन दिनों सेल्फी खिंचाने और अधिक देर तक खड़े ना रहने के लिए भी पुलों पर सतर्कता बरतने के संदेश लिखे जा रहे हैं, जिससे लोग किसी मौज मस्ती में खुद को खतरे में ना डालें। हमारे थाने के गाड़ी के माध्यम से लगातार अनाउंसमेंट एंड वहाँ पर लोगों को भी मीटिंग वगैरह करके भी हमने अवगत करा दिया है। नदी के किनारे में किसी को अनावश्यक ना जाए और कहाँ कहाँ पर हमारा अभी दुर्गड्ढा है, कोटद्वार है, ऐसे छोटा मोटा पिकनिक स्पॉट है, लक्ष्मण झूला है, सो वहाँ भी हमने बोर्ड्स वगैरह लगा दिया है। और वहाँ पर नदी के उसमें पत्थर वगैरह है, उसमें भी हमने अवेयरनेस वाला मैसेज उसमें भी हमने किया है। विकासनगर में लोक कलाकारों की समस्या और निवोदित लोक कलाकारों को मंच प्रदान करने को लेकर आज देवभूमि संगठन का गठन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों की सर्वसम्मति से राजेंद्र विष्ट को अध्यक्ष और भीम सिंह शर्मा को महासचिव चुना गया। डाकपत्थर बैराज पार्क में हुई इस बैठक में जोनसार बाबर और आसपास के चर्चित और निवोदित लोक कलाकारों ने शिरकत की। उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराने के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। हमारी लिए खुशी की बात है कि हमारे जोनसार बाबर में एक संस्कृति के प्रति इतने जागरूक हो रहे हैं, नई पीढ़ी आ रही है और अच्छे अच्छे गीत लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका सही मायने सही दर्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए एक महासंगठन का यहाँ पर आयोजन किया, जिम्मेवारी सौंपी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जब तक इस पद पर रहूँ, मैं अपने जोनसार बाबर जो हमारे कलाकार लोग हैं उनके लिए रात दिन एक कर दूं और उनको जो है आगे बढ़ाने का काम करूं, ताकि कल के दिन मेरे ऊपर कोई भी आदमी लांछन ना लगा सके। जिस तरीके से लांछन लग रहे हैं कि इन लोगों ने जो है क्या करा है क्या नहीं करा है, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो है कलाकारों के प्रति रात दिन एक करूं, क्योंकि मैं खुद भी एक छोटा सा लोक गायक हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नालापानी चौक पर आवासहीन परिवारों को अक्षय पात्र संस्था के सहयोग से राशन किट का वितरण किया। इसी के साथ अस्थायी प्रवास वाले घुमंतु समुदाय के लाभार्थियों के मोबाइल टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत की। इस दौरान धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 100% कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में हर वर्ग समुदाय का वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो वहीं आवासहीन मलिन बस्तियों में रहने वाले हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन होगा। साथ ही उन्हें सरकारी सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद रहे। इसी प्रकार की सहायता हमारी तरफ से होगी और हम लोग जो है सब लोग प्रयास करेंगे, लोगों के घरों तक जाएंगे। आज हमने ये यहाँ से प्रारंभ किया है। मलिन बस्तियाँ हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो आवास विहीन लोग हैं, उनको सहायता करनी। सर, क्या ये वैक्सीनेशन भी मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीनेशन साथ वैक्सीनेशन भी होगा और जो मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं उनको पूरी तरह से किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको वैक्सीन भी देंगे और उनके साथ जो हमारी जो सहायता है वो भी करेंगे।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और यही वजह है कि दिग्गजों का आला कमान से मुलाकात करने का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो वहीं हाल ही में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी हाईकमान से मुलाकात करके शिष्टाचार भेंट की। इस भेंट का क्या परिणाम निकला समेत कई अहम विषयों पर न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि हाल फिलहाल में आपने आलाकमान से मुलाकात करी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप मिले, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिले, क्या निचोड़ निकला सर पूरी मुलाकात का? ये हमारी शिष्टाचार भेंट थी और जब से नए मुख्यमंत्री बने उसके बाद ये हमारी पहली भेंट थी और स्वाभाविक रूप से जब सामने चुनाव हैं और केदारनाथ जी के पुनर्निर्माण का विषय चल रहा है, बद्रीनाथ जी के मास्टर प्लान के अंतर्गत निर्माण का विषय चल रहा है, तो उन विषयों पर भी बातचीत हुई है। हम सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का केदारपुरी से एक विशेष तरह का लगाव है। उस विषय पर भी उन्होंने चर्चा की और उनको मैंने अवगत कराया कि वहाँ पर क्या क्या हो गया है और किस तरह से वहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। साथ ही राजनीतिक, क्योंकि चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उत्तराखंड भी उनमें से एक राज्य है, तो यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में कैसे हम सरकार बना सकते हैं आगे चल करके, उन विषयों पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको मिला है। सर, युवा मुख्यमंत्री को 30 दिन जो हैं पूरे हो चुके हैं, आप अनुभवी चेहरा हैं बहुत, आपने आज उनसे मुलाकात भी करी है। चुनाव को लेकर सर क्या देखा जा सकता है? क्या युवा चेहरा के साथ अनुभवी चेहरा मिलकर एक अच्छा निष्कर्ष चुनाव में निकल सकता है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है और लाखों मतदाताओं के द्वारा अपने एक विधायक का चयन किया जाता है अपने मतदान के द्वारा। उसमें युवा भी हैं, उसमें वयस्क भी हैं और उसमें बुज़ुर्ग भी हैं, जो जिनको हम वयोवृद्ध कहते हैं या सीनियर सिटीजन कहते हैं, हर तरह के हैं, महिलाएं हैं, सभी तरह का उसमें जब सबका सहयोग मिलता है तो तब कोई सरकार बनती है। ये ठीक है कि अपने देश में युवाओं की जो संख्या है, युवा मतदाताओं की जो संख्या है वो अधिक है, लगभग 60% से अधिक युवाओं की श्रेणी में आते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब एक युवा चेहरा सामने होगा तो जो युवा पीढ़ी है उनकी उनसे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, उनको ज़्यादा उससे निकटता भी लगती है। अपनी बात कोई कहना चाहे तो अपनी बात ज़्यादा अच्छी तरह वो युवाओं से कह सकते हैं और इसलिए युवा चेहरे का फ़ायदा तो होगा ही, लेकिन जो वरिष्ठ हैं, जो अनुभवी नेतृत्व है, उनका अनुभव वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। सर, अगर आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके से जो विकास है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अब चुनाव का समय भी है सर, किस तरीके से प्रचार प्रसार और जनता को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, विकास की तो जो योजनाएं स्वीकृत हैं उन पर काम चल रहा है और केवल डोईवाला विकास विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में भी एक मुख्यमंत्री के नाते जो मैंने घोषणाएं करी, अभी कुछ दिन पहले मीडिया ने ही उसको निकाला था कि घोषणाओं को पूरा करने में त्रिवेंद्र सरकार नंबर 1 रही इन 20 वर्षों में। तो हमने केवल घोषणाएं नहीं की बल्कि काम किया है और जनता का विश्वास जीता है कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं और बातें चाहे हमारा कम करते होंगे लेकिन काम में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। तो डोईवाला विधानसभा भी राज्य के अंतर्गत आती है, तो डोईवाला विधानसभा में भी तमाम विकास के काम हुए हैं जैसे पूरे प्रदेश में हुए हैं। एक अंतिम प्रश्न है सर, चुनाव का दौर नज़दीक है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी कटाक्ष साफ तौर पे देखने को मिलते हैं, उन कटाक्षों को पार्टी किस तरीके से लेती है और अगर पर्सनली तौर पे देखें तो आप किस तरीके से उनसे प्रेरित होते हैं? देखिए, कटाक्ष करने का ये मतलब नहीं है कि वो कोई बहुत मजबूत हैं। कोई कटाक्ष करने में, बातचीत करने में बहुत माहिर होता है, कोई काम करने में माहिर होता है, कोई बोलने में विश्वास करता है, कोई काम करने में विश्वास करता है। तो भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है
लोगों की कटाक्ष हैं, उनका भी जवाब देना भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं साक्षी सानी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर देहरादून नगर निगम टाउन हॉल में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी, इसलिए इतिहास में 9 अगस्त के दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। और इसी दिन महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर देश को आज़ादी की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बंबई सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट में निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तीसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियों के बीच विभाग के मास्टर ट्रेनर ने CSC पर 300 आशाओं को डेल्टा प्लस से लोगों को खासतौर पर बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए खास टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि केवल बुखार या खांसी होना ही कोरोना के लक्षण नहीं है, बल्कि उल्टी, दस्त या फिर बॉडी में किसी प्रकार के दर्द की लगातार शिकायत होने पर भी संबंधित व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को अपने क्षेत्रों में मुस्तैदी से लगातार लोगों का स्वास्थ्य सर्वे करने के काम में जुटना होगा। सभी आशाओं को ट्रेनिंग देना चाहूँगी ताकि वो भी हम लोगों की तरह काम करें, गांव में जाके और सभी गांव वालों को, उनके बच्चों को जागरूक करें ताकि हम लोगों को मदद मिल सके इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने। डिस्ट्रिक्ट पे भी एक ट्रेनिंग दी गई थी हम लोग को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, जो हमारे फार्मासिस्ट को, जो तीसरी लहर के मद्देनजर जितने भी हमारे 0 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको कैसे डेंगू या डायरिया के सिम्टम्स आएंगे, उसी के सापेक्ष इनको आज बुलाएगा। जो AF है, हमारी आशाएं हैं, ANM है, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, इनको बताएंगे उनको कैसे, किस साइंस से इनको कैसे पहचानना है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।